FAR1 का लेक्चर 62 स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, अब मेरे ख्याल से तो IS 8 में हमने जो बेसिक बातें सारी वो कर ली हुई हैं। मैंने आपको चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग भी सिखा दी थी, इसमें भी हमने देख लिया, हमने नोट भी बना लिया उसका, ठीक है। उसके बाद चेंज इन पॉलिसी की अकाउंटिंग भी हमने देखी, प्रैक्टिस सेट 1 के अंदर देखी। क्वेश्चन बैंक 1 नहीं था, क्वेश्चन बैंक 2 था, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी हमने देखी। क्वेश्चन बैंक 2 के अंदर मोहानी मैन्युफैक्चरिंग में चेंज इन एस्टीमेट के साथ साथ उसके चेंज इन पॉलिसी के साथ साथ चेंज इन एस्टीमेट भी था। फिर हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन बैंक 1 किया था, नाम क्या था उसका? वंडर लिमिटेड। वंडर लिमिटेड के अंदर हमने प्रायर ईयर एरर को सही किया था और चेंज इन एस्टीमेट को भी देखा था, ठीक है। अब एक चीज पेंडिंग है और वो है क्वेश्चन बैंक 1 के अंदर चेंज इन पॉलिसी का नोट, और दूसरा एक बार और रिवीजन हो जाए इसकी, क्योंकि चेंज इन पॉलिसी के 2 सवाल कर लिए थे हमने और प्रायर ईयर एरर का 1 सवाल किया था। तो 1 सवाल ये प्रायर ईयर एरर का मैं करवाता हूँ पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। हमने चेंज इन पॉलिसी का नोट भी बना लेंगे, थोड़ी सी थ्योरी भी डिस्कस कर लेंगे। मेरे ख्याल से कंक्लूजन की तरफ ये टॉपिक आ ही गया हुआ है। आज अगर खत्म हो गई बातें तो ठीक है, वरना कल थोड़ी बहुत बातें खत्म करके या इसको थोड़ी बहुत जो रह जाए पेंडिंग पे रख के, तो कल हम नया टॉपिक भी स्टार्ट कर सकेंगे होपफुली, ठीक है। चल अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर ये 7 को छोड़ें, ये कैसे 7 है आपको इसका नहीं पता होना चाहिए। बुक आपकी प्रिंटिंग के लिए जा चुकी है इंशाल्लाह, तो अवेलेबल हो जाएगी। तो आज ये क्वेश्चन क्लास वर्क में करेंगे, ये भी आपको हैंड आउट में मिल जाएगा इंशाल्लाह, और होमवर्क के अंदर 1 या 2 क्वेश्चंस में रखूंगा, वो भी आपको हैंड आउट के अंदर अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड करेक्शन ऑफ एरर नोट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। देखें, अब आपको ना रिक्वायरमेंट से इस तरह से खेलना आना चाहिए। जैसे सबसे पहला सवाल जो मैंने जिंदगी का आपको करवाया था, उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट भी बनवाई थी IS 8 वाले सवाल में, बैलेंस शीट भी बनाई थी, चेंज इन इक्विटी बनाई थी, नोट भी और एंट्रीज भी। फिर हमने अगला सवाल जो किया था मोहानी वाला, उसके अंदर उसने सिर्फ चेंजेस इन इक्विटी गालिबन मांग ली थी, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट चेंज इन इक्विटी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाते थे वो भी वहीं पे बना डाला था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन बैंक 1 किया, जो क्वेश्चन बैंक 1 आपकी किताबों में होगा। वंडर लिमिटेड का सवाल जो किया हमने, वंडर लिमिटेड वाले सवाल के अंदर उसने फिर इनकम स्टेटमेंट मांग ली, बैलेंस शीट मांग ली, चेंज इन इक्विटी मांग ली, नोट मैंने कहा ऐड कर लो, और जर्नल एंट्रीज भी तो हमने उसको भी फुल फ्लेज कर दिया था, ठीक हो गया। आज वाले सवाल के अंदर उसने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट मांग ली है, यानी चेंज इन इक्विटी नहीं मांगी उसने, ठीक है। तो अब देखना ये पड़ेगा सवाल के अंदर कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ना बनाकर भी क्या हम बैलेंस शीट के अंदर उसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। साथ ही उसने क्या कहा है, एरर करेक्शन नोट बना दो, लेकिन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी चूंकि है तो मैं ये साथ वैसे ही बना दिया करूंगा। पर्चे में आपने सिर्फ वो चीज बनानी है जो रिक्वायर्ड हो, इसीलिए मैं बड़ा आसान से चेंज इन इक्विटी कोशिश कर लेते बनाकर और फिर वही फिगर्स उठा के बैलेंस शीट में लिख लेते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। सवाल को शुरू करते हैं पहले। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मार्वलस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। PPE आ रहा है हमारे पास 16 और 17 का। ईयर एंड क्या है जी? ईयर एंड है 30 जून 2017, ठीक है जी। और ये 30 जून 2016 है। 30 जून लिख लिया करें इन सवालों में, बड़ी आसानी हो जाती है उससे, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द ईयर 30 जून 17 और 7/16 भी गिवन है। ईयर एंड लिखने से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, लिख लिया करें, फायदा होता है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है। उसने हमें कहा कि 2017 के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। अब हमें पता है 17 की है तो 7 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव भी कह दिया, हमें 16 की भी बनानी पड़ेगी, ठीक है, और 17 की भी बनानी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, और साथ उसने एरर करेक्शन नोट मांग लिया, ठीक है। लेकिन हम ये चीजें बना लेंगे बाद में, पहले हम अपनी इन दोनों एडजस्टमेंट्स को तो देख लें कि इनमें है क्या, ठीक है।
it was identified that ML had incorrectly charged 36.75 million as maintenance expense incurred on installation of plant. प्लांट की इंस्टॉलेशन का आपको पता है कि वो प्लांट की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए, उन्होंने गलती से उसको क्या बना दिया, मेंटेनेंस एक्सपेंस. द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 जुलाई 2014. इसका मतलब ये 30 जून 15 वाले साल में भी गलती हुई, 30 जून 16 में भी हुई, 30 जून 17 में भी हुई. लेकिन 15 का साल तो हमारे सामने है नहीं, हम 16 और 17 के अंदर इसको कर लेंगे. क्या ख्याल है? ये चलो बना देंगे, ठीक है, बनाना तो चाहिए क्योंकि एरर तो हम शुरू से ही लेकर आना है हमने. चलें, ये मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से आसान है. लेकिन जी कल वाले सवाल का उलट है उसमें हाँ, बस वो तो जाहिर सी बात है, दोनों चीजें सिखानी है ना आपको, ठीक है. तो सवाल के अंदर, पर्चे के अंदर तो कोई एक तरह से सवाल आ सकता है, ठीक है. बल्कि कल का दिन भी आइए सेट पे लगा लेते हैं और कल ना हम रीवैल्यूएशन करवा लेंगे. इस सवाल के अंदर रीवैल्यूएशन हमने नहीं देखी, तो रीवैल्यूएशन की गलती करा के ना उसको भी सही करना सीख लेंगे. कल फिर इंशाल्लाह इसको कंक्लूड कर देंगे. वैसे आइए सेट का कितना लेक्चर है आज? 5वां, ये 6th है. तो मेरे ख्याल में 6th में एंड हो जाना चाहिए था. बाहर चलने आज ऐसा करेंगे ना, ये सवाल करते हैं, ये सवाल करके 2 सवाल आपको होमवर्क में दूंगा और फिर थोड़ी सी ना थ्योरी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं जो कि करने वाली है, ठीक है ना. उससे हमारे एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे. कल का दिन हम आके रिविजन वाला सवाल करेंगे, छोटी मोटी कोई चीज रहती है वो करके एमसीक्यूज आपको होमवर्क में दे के जो डिस्कस करने वाले हैं वो 2-4 कर लूंगा ना, ठीक है. उसके बाद फिर हम इसको कल कंक्लूड कर लेंगे. चलें, 7 भी ठीक है, अच्छे तरीके से आज है टॉपिक, नया टॉपिक है, एक्सपेक्टेशन है कि इसमें से टेस्ट करेगा वो, ठीक है ना. अच्छा, तो बहरहाल ये एडजस्टमेंट अभी हो जाएगी, मसला कोई नहीं है. लेकिन 1 जुलाई 14 है तो फिर 15 वाला साल है ना, 15, 16, 17 3 साल की हम वो टाइमलाइन बना लेंगे, एंट्रीज करेंगे. जो एंट्रीज सवाल को पैरों पे खड़ा करने वाली होती हैं, जर्नल एंट्रीज कहते तो वो एंट्रीज नहीं होती, याद है ना, ये सारी बातें याद तो है ना. अच्छा, फिर कहते हैं इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट. अब ये प्लांट भी इसमें पड़ा होना है पीपीई में और ये इक्विपमेंट भी इसी में है, ठीक है ना. It has been decided to change the adaptation method from reducing balance to straight line. Change in estimate. है change in estimate? अच्छा. It has been decided to change. ठीक है जी. The equipment was purchased on 1 जुलाई 15, 30 जून 16 वाले साल के अंदर और 30 जून 17 वाले साल के अंदर इसने आना है, ठीक है ना. लेकिन वो क्या कह रहा है, 15 पे एट अ कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन हैविंग एस्टिमेटेड टू 5 years and residual value of 16 था. The adaptation at the rate of 27.5 on reducing balance is included in above draft financial statements. वो कह रहा है कि जी हमने ये 16 के अंदर खरीदा था, अब चूंकि चेंज इन एस्टीमेट है ना तो फिर सिर्फ 17 में ही चेंज करना है. कह रहा है कि हमने क्या किया है, हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चेंज करके स्ट्रेट लाइन कर दिया और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से 27.5% की डिडक्शन इस ड्राफ्ट में शामिल है. ड्राफ्ट कौन सा है? ये ड्राफ्ट होगा, ये ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट है. हाँ जी, ये पिछला साल है भाई, ये तो यूजर्स के पास पहुंच चुका है. ड्राफ्ट तो होगा ये वाला साल जिसमें हम मौजूद हैं. तो चेंज इन एस्टीमेट है तो पिछले साल को तो छेड़ना ही नहीं है, हमने अपने करंट ईयर को ही देखना है, ठीक है. और अगला उसूल आपको पता है, नोट बनाने के लिए, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है नोट, लेकिन मैं आपके साथ चेंज एस्टीमेट का नोट भी आपको बनवाता आ रहा हूँ, ठीक है ना. अच्छा, अब इस सवाल के अंदर ना जी एक गड़बड़ है, वो ये है कि रेजिडुअल वैल्यू भी सवाल के अंदर है. तो लेट्स सी इसको चेंज एस्टीमेट के नोट में कैसे डील करते हैं, हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है. अच्छा, ये चीज भी पेंडिंग थी हमारी, ओके. अच्छा, ठीक है जी, कोई इतना मसला नहीं है. एमएल बैलेंसेस पर्टेन, द फॉलोइंग बैलेंसेस पर्टेन टू एमएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. और वो अच्छा 30 जून 15 इधर दिया हुआ है, बदतमीज आदमी, इसको भी इधर लिख दो. बड़ा परेशान था ना मैं, क्योंकि सवाल पढ़ते पढ़ते मुझे आइडिया हो गया था कि ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल कोई नहीं, ठीक है ना. यानी कि हमारे पास ये 30 जून 2015 की रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल कोई नहीं है, ठीक है. ये होंगी तो आगे चलेंगे, ठीक है ना. तो ये बेसिकली उसने ना अलग से दे दिया था, फनकारी लगा दी थी. तो पीपीई 30 जून 15 पर कितना है, 650. चलो ये भी मिल गया हमें, डाटा तो गिवन था, ठीक है जी. और रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है जी, 180. यही तो हमें चाहिए होती हैं, ठीक हो गया. और बाकी कुछ नहीं, प्रॉफिट्स वगैरह, क्योंकि प्रॉफिट वैसे भी आपको याद होगा हमें सिर्फ 2 साल के चाहिए होते थे, ऐसा ही है ना, सही है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ 2 साल का चाहिए होता था और बैलेंस शीट हमें चाहिए होती थी 3 साल की. ओके हो गया, डन हो गया. तो बैलेंस शीट हमें 3 साल की मिल गई है,
प्रॉफिट एंड लॉस तो चाहिए ही 2 साल। सुकून हो गया जी, चले शुक्र है। अच्छा अब उस पॉइंट को आखिरी वाले को काट ना दें हम, ऐसे ही फजूल में ये ना लगे को पॉइंट पड़ा हुआ है। इग्नोर टैक्स तो बहुत बड़ी नेमत है FAR 1 के अंदर, वरना इस टॉपिक पे 11-12 दिन लगा करते थे। ठीक है, ये मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया, सवाल अब इतना सा रह गया बस। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, तो वर्किंग 1 हम कर लेते हैं जी, उसमें हम अपनी टाइमलाइन बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट। आज तो खुला डुला काम चल सकता है, थोड़ा सा इधर ले आए इसको। एक साल ज्यादा ही खुला डुला ना हो जाए ज्यादा ही खुला डुला हो जाए। 1 साल, 2 साल और 3 साल। चले जी, मैं तो कहता हूं ट्राई मारें। एडजस्टमेंट नंबर 1 की बात पहले मैं कर रहा हूं। चलें जी, ट्राई कर लें। मैं भी 1 मिनट उधर ही रखिएगा, जरा पॉज कीजिएगा। इधर ले आए, इस साइड पे ट्राई करें जी। 1 मिनट लें, ट्राई करें। हो गया। It was identified that ML has incorrectly charged 36.75 million as maintenance expense। यानी उन्होंने एंट्री कर दी है मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हालांकि वो क्या था इनकर हुआ था ये खर्चा ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, यानी कि होना चाहिए था प्लांट डेबिट। ऐसे छोटी सी लिख लिया करते हैं, आपको पता है ना, याद होगा आपको, पहले भी ऐसे ही किया था हमने कि जी होना चाहिए था प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, गलती से कर गए मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, कितनी अमाउंट थी जो भी थी बस, ठीक है, ऐसे जरूरत नहीं है ना यहाँ पे लिखने की, टाइम जाया होगा ऐसे। ठीक है, हाँ अब हमें रेक्टिफाइंग एंट्री चाहिए होगी। ठीक है, अच्छा ये गलती कब हुई है? The plant was available for use on यकम जुलाई 14 and has been depreciated. It was identified, बताया नहीं हो तो फिर यकम जुलाई 14 को ही ये खर्चा उन्होंने एक्सपेंस आउट किया होगा। ठीक है, तो एंट्री रेक्टिफाइंग क्या बनेगी जी? होना चाहिए था प्लांट डेबिट, नहीं हुआ तो कर लो डेबिट प्लांट को, तो प्लांट डेबिट हो गया। और मेंटेनेंस एक्सपेंस ये होना था, नहीं हुआ कर दो, ये होना था हो गया, कुछ ना करो। मेंटेनेंस एक्सपेंस गलत डेबिट हुआ, सही करने के लिए क्या कर दो, मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट हो गया 36.75। ठीक हो गया जी। दिल तो कर रहा है राउंड कर दूं, लेकिन चलो अब सवाल ने फिगर ही ऐसे दी हुई है। अब भाई ये कौन सा साल है? ये 2014 का साल है, सॉरी यकम जुलाई 14 है, ये 1 जुलाई 14। हाँ तो फिर 15 लिख ही लेते हैं एक बार,
यकम जुलाई 14, 30 जून 15, ठीक है जी। 30 जून 16, और 30 जून 17। तो ये साल हो गया 15 का, ये 16 का, और ये 17 का। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब ये आपको पता है कि एसेट गड़बड़ कर जाए तो डेप्रिसिएशन की गड़बड़ तो साथ ही है, ठीक है ना। ये बड़ी मजे की बात होती है, तो फिर उसको बताना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कहता है and had been depreciated. The plant was available for use on Yakam July 14 and had been depreciated on straight line basis over useful life of 4 years. अब वो कह रहा है प्लांट डेप्रिशिएट हुआ ना, ये 36 तो प्लांट में ऐड ही नहीं हुआ था, तो डेप्रिशिएट होने से भी रह गया था। तो ये डेप्रिशिएशन रहती है तो डेप्रिशिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। इतनी लंबी सोच कौन सोचे, सादा सी बात। एसिड बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा लो। एसिड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, प्लांट डेबिट, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा दो। डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और अक्यूमुलेटेड की बजाय एसेट को ही क्रेडिट कर दो। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा, इधर देखो, क्योंकि यहां पे प्लांट अलग से नहीं लिखा हुआ, पीपीई लिखा हुआ है, तो प्लांट की बजाय पीपीई ही कर दो डेबिट, ताकि एंट्रीज करने में, चीजों को पहुंचाने में आसानी रहे, ठीक है ना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट। अब हाँ भाई, डेप्रिसिएशन 36.75 डिवाइडेड बाय 4 years, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन है, और यकम जुलाई 14 से ही गड़बड़ है, तो यकम जुलाई 14 से 30 जून 15 तक पूरा साल डेप्रिसिएट होगा ना। हाँ, कितना 9.19। ये सवाल की वजह से मैंने थोड़ी सी इज्जत कर दी सवाल की, वरना हम तो आपको पता है राउंड ही कर देते होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सवाल ने एक्सप्रेसली ही समझो इसको पॉइंट्स में लिख दिया था, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, सवाल क्या कहेगा, बुरा लगता है, सवाल कहेगा, नाराज हो जाए सवाल कि यार मैंने सवाल लिख के तो दिया आपको। ओके, नेक्स्ट। ये ना एक एडजस्टमेंट को मैं सामने रखता हूं, ठीक है ना। दूसरी एडजस्टमेंट जो है मैं उसको छेड़ा ही नहीं, एक को अलग देख लेना, ऐसे बीच में मिक्स नहीं करते चीजों को, ठीक है। अगले साल फिर ये गलती सही करेंगे, अगले साल प्लांट वाली गलती तो हर साल सही नहीं होती, वंस था, लेकिन डेप्रिसिएशन का मामला हर साल ही होगा, तो अगले साल भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपीई क्रेडिट। आसान सा सवाल है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम ही आएगी 9.19। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपीई क्रेडिट 9.19। ठीक हो गया जी। Adjustment 1 is over. ठीक। अगली एडजस्टमेंट की किसी को समझ ना आए तो इस हद तक तो नंबर मिल सकते हैं। क्या ख्याल है? गलत इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है ना, गलत प्रॉफिट उठा के ले जाओगे सही कर लोगे, गलत बैलेंस शीट का आइटम ले जाओगे सही कर लोगे, ठीक है। बहरहाल फिलहाल तो चले, अभी हमें तो आता है। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो भाई क्या है, क्या कह रहा है जी। हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से बदलकर स्ट्रेट लाइन मेथड कर लिया है, ठीक है जी। रिड्यूसिंग बैलेंस जो था वो 27.5% पे डेप्रिशिएट कर रहे थे, और ये 16 वाले साल में खरीदा था, लेकिन अब ऊपर देखो ना, फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट, तो ड्राफ्ट के हिसाब से ये 17 के साल में खड़े होकर ये एस्टीमेट चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए 16 के साल को तो हम नहीं छेड़ेंगे, चेंज एस्टीमेट तो हम प्रोस्पेक्टिवली डील करते हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है जी, हम 17 वाले साल में, अच्छा ये ना भी लिखता ना तब भी हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बन चुकी हैं चाहे ड्राफ्ट से ही, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री के बिना थोड़ी ही बनी होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस निकल आया, बैलेंस शीट के अंदर पीपी नजर आ रहा है क्लोजिंग, तो कैसे हो सकता है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री ना हुई हो। लेकिन उसने मेहरबानी की और मेहरबानी करके बता देता होता है, ना भी बताया तो मैंने आपको कहा हुआ है कंजम्पशन क्या है, इस साल में भी गलती हुई पड़ी होती है, सही करें, ठीक है। बहरहाल वो क्या कह रहा है,
द डेप्शन एट द रेट ऑफ 27.5 ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस इज इंक्लूडेड इन अबव ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डेप्शन की एंट्री हो चुकी है, ठीक है ना। एनीवेज आप छोटी सी वर्किंग मुझे पता है करेंगे, लेकिन आपको चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, आपको ये एसेट को लेकर आना पड़ेगा 1 जुलाई 15 से, फिर आप उसको 30 जून 16 तक डेप्रिशिएट करोगे, फिर आप उसको 30 जून 17 तक डेप्रिशिएट करोगे पहले, ठीक है ना। अब ये तो होगी उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ से निकल आएगी जो उन्होंने चार्ज कर दी है। फिर आप कहोगे ओ हो स्ट्रेट लाइन मेथड से तो ये बनता है, क्या बनता है, वो कह रहे हैं द इक्विपमेंट वाज परचेज्ड एट कॉस्ट ऑफ 80 हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, हैविंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। तो भाई चेंज इन एस्टिमेट को तो आपने इफेक्टिव करना होगा 1 जुलाई 17, ये 30 जून से होना, साल के पहले दिन, और उस दिन 1 साल गुजर चुका होगा, 4 रहते होंगे, और स्ट्रेट लाइन मेथड से भी डेप्शन निकाल लेंगे। मुझे पता है आप कर लेंगे 2-3 मिनट में ये एडजस्टमेंट। गो अहेड। वर्किंग 1 ओपन की है ना, तो वर्किंग 2 ओपन करें। वर्किंग 2 के अंदर पुरानी वाली डेप्रिसिएशन निकालें इस तरह डिटेल वर्किंग करके, और नई वाली डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करें जल्दी से। उधर रहने दें आमिर भाई। हाँ जी, क्या फिर बना? अभी चल रही है कैलकुलेशन, जल्दी करें ना यार। अच्छा, तो देखें आप, इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सपेक्टेड पैटर्न of economic benefits from an item of equipment, it has been decided to change the deduction method from reducing balance to straight line. The equipment was purchased on July 15 at a cost of 80, having estimated useful life of 5 साल and residual value of 16 million. आगे ना पढ़ो, बल्कि आगे पढ़ी लो। और कहता है the deduction at the rate of 27 on reducing balance is included in above draft financial statements. यानी अगर पुरानी बात करें तो कितनी कॉस्ट थी जी इसकी? 80 मिलियन का ये था, और 27.5 के हिसाब से डेप्रिशिएट हुआ। कितना सीधा सादा सवाल है। 1 जुलाई 15 को एसेट खरीद रहा है ये, हैं जी, तो सारे फ्रैक्शन से आपको बचाया हुआ है इसने। बोलो 22 एग्जैक्ट 22 आ गया, बुक वैल्यू आ गई 58, ठीक है जी। 58 को अब इधर देखो, ये जो 58 है ना, इस पे 27.5% लगा है। पिछले साल पे तो जो हो गया वो हो गया, चेंज इन एस्टिमेट है। पिछले साल को तो हमने कोई नहीं कहना, पिछले साल के डेप्शन को तो नहीं छेड़ना हमने, लेकिन इसके अंदर तो मसला है। हमें कितनी डेप्शन चार्ज है? हाँ 16। तो बुक वैल्यू जो भी है, मुझे इससे क्या, बस ठीक है, बस ठीक है, मुझे इससे क्या चाहिए नहीं ना मुझे। अब ये डेप्रिसिएशन जो है ना भाई, ये रॉन्ग है, क्योंकि इस साल में चेंज इन एस्टिमेट जो हो गया है, हम साल के पहले दिन से इफेक्टिव किया करते हैं, और हमें साल के पहले दिन से ऑनवर्ड जो है
वो नए एस्टीमेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन करनी होती है। अब नया एस्टीमेट क्या है, वो कह रहे हैं जी रेपशन मेथड बदल दो, बदल के क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन। तो आपको याद होगा कि फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो होता था WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन Estimate. एस्टीमेट, याद आ रहा है कुछ कुछ, Yes. माइनस रिवाइज्ड Residual. रेजिडुअल वैल्यू Yes, sir. ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। याद आई कुछ बातें। Yes, sir. अब WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट क्या है भाई, 17 वाले साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा है तो हम तो साल के पहले दिन ही लेकर आएंगे इसको। तो साल के पहले दिन की बुक वैल्यू यही तो है 30 जून 16 का मतलब यकम जुलाई 16 भी तो होता है। तो हम 58 लिख रहे हैं। ये क्या है जी, WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। रेजुअल वैल्यू के बारे में सवाल ने कोई नहीं बताया, तो इसका मतलब जो रेजुअल वैल्यू सवाल में स्टार्ट पर थी, मतलब चेंज के बारे में कोई ना बताया, तो जो स्टार्ट में थी वही रहेगी। ठीक है, वो कहता है इक्विपमेंट वाज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 80 हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 एंड रेजुअल वैल्यू ऑफ 16। ये जो 16 पहले थी, अगर नहीं कोई चेंज आया, सवाल ने नहीं बताया, तो ये 16 ही लेंगे। बोलो। Yes, sir. और साल कितने गुजर गए, एक गुजर गया, रिमेनिंग कितने हैं, 4, 5 टोटल थे ना, तो डिवाइड बाय 4 ईयर्स। जी कितना आ गया, 10.5. 10.5 आ गया। और ये क्या है जी, मैं यूं कह रहा हूं कि ये ओरिजिनल है या करेक्ट है। अब डेप्रीसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी 10.5 की, हो गई है 16 की। ये समझ आती है, यही आंसर निकले थे तुम लोगों के, Yes, sir. या पहुंचे नहीं अभी यहां तक, बोलो। यही आंसर निकले थे। अच्छा, अब 16 की डेप्शन चार्ज हो गई है, होनी चाहिए थी 10.5, तो ज्यादा चार्ज हो गई है। सही करने के लिए क्या करोगे, रिवर्स करोगे, कम करोगे। डेप्शन चार्ज करने की एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, PPE क्रेडिट। रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी, PPE डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। और कितने से भाई, 5. इधर देखो 16 और 10.5 का फर्क 5.5। ठीक है, इस साल में कुछ करेंगे, No, sir. ये 22 की डेप्शन को चेंज करें, नहीं, चेंज एस्टीमेट में हम वापस नहीं जाया करते, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स को बस छेड़ते हैं। ठीक हो गया जी, लो भाई कहानी खत्म, सवाल खत्म हो गया। हमें क्या करना है, अब हमने कि 30 जून को थोड़ा सा ऐसे करना है, पहले तो 30 जून 17, और यहां पे आपके अगली रिक्वायरमेंट डाल लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनानी है, देख लो। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आगे नोट की बात कर रहा है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसके एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है जी, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिया ही क्या हुआ है, सिर्फ कोई एक्सपेंस दिया होता तो वो भी लिख लेते, उसे रीस्टेट करते। यहां पर सिर्फ क्या बताया हमें, प्रॉफिट फॉर द ईयर 85 17 का है, 65 17 का है, और 85 16 का है। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, अब हाँ भाई, इनकम स्टेटमेंट कितने साल की, Income 2 साल. 2 साल की। 30 जून 17 के लिए बनाएंगे और 30 जून 16 के लिए बनाएंगे। और बैलेंस शीट कितने साल की, 3 साल की, 15 16 और 17। पहले क्या किया करते हैं जी, गलत प्रॉफिट्स उठाएंगे, सवाल से गलत फिगर्स उठा लेंगे। ठीक है, तो 16 का प्रॉफिट कितना है भाई, 85, और 17 का कितना है, 65। तो ये गलत प्रॉफिट्स लिख लो, 85 और 65। ठीक है जी, अब एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रूल क्या था, जिस साल में खड़े हैं सिर्फ उसी साल को सही करते हैं, और बैलेंस शीट में आज तक ऐसा समझ होती है। ठीक है, तो 15 का साल तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में है ही नहीं। 16 के साल की बात करें तो 16 के साल में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेबिट मतलब बढ़ रहा है, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देगा, तो -9.19। ठीक हो गया,
नेक्स्ट ईयर आए 17 में, तो 17 में अब 16 को नहीं देखना है। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए 17 में खड़े हैं तो सिर्फ 17 को देखना है, ठीक है। तो 17 के साल में आए तो एक्सपेंस 9.19 से बढ़ रहा है और एट द सेम टाइम एक्सपेंस 5.5 से कम भी हो रहा है। मैं तो कहता हूं अलग अलग ही लिख लेते हैं, क्या ऐसे नेट करके गलती करें। सादा बात, एक्सपेंस 9.19 से बढ़ गया तो एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को 9.19 से कम कर देगा, ठीक है। अगली एडजस्टमेंट, एक्सपेंस 5.5 से क्रेडिट मतलब कम हो रहा है, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ा देगा। तो भाई बेसिक जो पकड़े रखेगा ना, सवाल जैसा मर्जी आ जाए वो हमसे हो जाया करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बताओ भाई 16 का सही प्रॉफिट कितना है? 75.81 और 17 का 61.31। देख लो 17, अच्छा 17 ये है, सॉरी मैं ऊपर वाला देख के जा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्या 61.31 मैं टोटल ये करने लगा। हाँ भाई, इसमें से सरताज का इलाज रिस्टेटेड लिखना है 16 पर, लेकिन 17 पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। नोट करें बगैर इधर देखे। भाई ये 10.45 आया था ना, राउंड क्यों किया फिर जब 2 डेसिमल पे चल रहा है? असल में ना बुक अभी आपके पास नहीं है, जब बुक आनी है ना तो आपने इस सोल्यूशन को वहां से मैच करना है। जब मैच करना है तो फिर परेशान ना हो, इसलिए मैं वही काम कर रहा हूँ जो सोल्यूशन के अंदर हुआ होना है, ठीक है ना। जब 2 डेसिमल में एक चीज चल रही है तो 5 ही आ रहा है, देख लो। चलो मैं देख लेता हूँ फिर सोल्यूशन। और यहाँ पे क्या आ रहा था? यहाँ पे ये 15.95 तो कहीं तो 0.5 का फर्क था ना यार। 15.95 तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5.45 बनता है, ठीक है ना। ये बेटा कोई मसला नहीं है, वो भी ठीक था, बिल्कुल ठीक था, कोई गलती नहीं है, कोई नंबर नहीं कटने। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने ये तकलीफ उठाई है दोबारा। देख लो ये फर्क बनता है, दोनों का ये फर्क बनता है ना। सिर्फ इसलिए तकलीफ उठाई है ये कि जब बुक आपकी आनी है ना 2-3 दिन में, तो ये बुक के अंदर सारे क्वेश्चन मौजूद हैं। आपने ऐसे कहना हाँ ये क्वेश्चन तो हमने किया, वैसे करके सोल्यूशन ओपन करना है और साथ देखना है तो 0.5 में तो इतना टाइम भी ना लगे आपको कि यार ये क्या हुआ। अच्छा राउंडिंग का ढूंढने में भी टाइम ना लगे आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि आप, क्योंकि वहां पे थोड़ा तरतीब डिफरेंट होती है सवाल करने की, वर्किंग्स करने की थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो आपको आंसर एज इट इज सामने नजर आना चाहिए कि बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक हो गया। हाँ भाई यहाँ तक को मसला। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसके एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। अब इसके अंदर जो कुछ पहले गड़बड़ मौजूद है वो लिख लेते हैं। पीपीई है और रिटेन्ड अर्निंग है।
तो पीपीई नॉन करंट एसेट्स में आता है। Yes, sir. अब यहाँ पर हमें 15, 16 और 17 तीनों गिवन है, तो सवाल से गलत फिगर्स उठाकर पहले ये मुफ्त के नंबर तो ले लें। तो 650, 612 और 700, 650, 612 और 700। कैसा लगा ये वैसे ये वाला टॉपिक? इजी है? Single entry sequence. जी ओके। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स है। अच्छा, इसमें टैक्स नहीं है ना, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है आपको। टैक्स आए तो थोड़ा प्लस माइनस सोचना पड़ता है ज्यादा। बहरहाल वो जो कोई IAS 12 FAR 2 में पढ़ते हैं तो करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स की मिक्सिंग जो IAS 8 के साथ होती थी उससे आप बच गए। तो वहां पे 11-12 दिन लगते थे, यहाँ पे 6-7 दिन में होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जी रिटेन्ड अर्निंग्स और एक्सट्रैक्ट्स में ऊपर एसेट्स यहाँ पे नीचे। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स पर मसला ये है कि रिटेन्ड अर्निंग्स भी आज हमें मेरे दोस्तों यहीं पर बनानी पड़े। क्यों, क्या वजह है? पहले तो ये जो है वो फटाफट फिगर आ जाया करती थी, रेडीली अवेलेबल होती थी। आज क्या हुआ फिर? Change in equity नहीं. स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हमने बनाई ही नहीं है। जब वो बनाई नहीं है तो फिर Direct. डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, वो बैलेंसेस तो अवेलेबल नहीं है। चलो गलत वाली फिगर्स तो उठाएं सवाल से, फिर देखते हैं जी। 180, 240, 275, 180, 240, 240, 275. 275। लो भाई, तैयार है? Yes, sir. 15 के साल के लिए 15 को देखेंगे, उससे पहले कुछ गिवन नहीं है ना। 16 के साल के लिए 15 और 16 दोनों को देखेंगे। 17 के साल के लिए 15, 16 और 17 तीनों को देखेंगे। बैलेंस शीट है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं जी पीपीई की। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 36.75 से डेबिट हो रहा है यानी बढ़ रहा है, और 9.19 से क्रेडिट हो रहा है यानी कम हो रहा है। तो दोनों को अलग अलग लिखते हैं। नेट क्या करना है ऐसे? इधर देखो आमिर भाई, यहां से ही लगा होगा फ्रेम। ठीक है ना, दोबारा इधर करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही जी। तो 650 में 36.75 ऐड हो जाएगा, Yes, sir. डेबिट हो रहा है ना पीपीई, और फिर 9.91. 9.9119 माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, सही है। 16 के साल में गए, इधर देखो, तो पहले ये लिख लिया करो एज इट इज 36 पॉइंट, ये आसानी होती है, रीस्टार्ट करना होता है ना, 9.19। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये देखो, ये हमने क्या लिखा पहले, ये देखो, ये 15 था ना, 15, ये एज इट इज पहले सारा क्या आ गया, 15 आ गया। अब 16 को देखो, 16 में पीपीई 9.19 से कम हो रहा है, 9.19 से कम हो रहा है, क्रेडिट मतलब कम, तो माइनस 9.19। ये जनाब हमारा 16 वाले साल का इंपैक्ट आ गया। अब इधर देखो, जब 17 में गए तो पहले आंखें बंद करके ऊपर वाला सारा एज इट इज रीस्टार्ट करना है ना, इसको उठा के ऐसे लिख लो, 36.75 माइनस 9.19 माइनस 9.19। इधर देखो, ये सारे का सारा क्या है, 16। ठीक है ना, सारे का सारा क्या है, 16। अब आए 17 पे, तो 17 के अंदर पीपीई 9.19 से क्रेडिट हो रहा है यानी कम, और पीपीई 5.45 से डेबिट हो रहा है यानी बढ़ रहा है, 5.45। यार इसको ना, ताकि जरा अच्छी सिमेट्री रह जाए, इसको 15 कर लें। ठीक है जी, इसको 16 कर लें, वो भी ऊपर से चेंज कर देते हैं ना, 61.31। ठीक है, और जब बैलेंस शीट की बारी आएगी तो ये 17, सॉरी 17, तो 30 जून 17 आएगा, 30 जून 16 आएगा, और 30 जून 15 आ जाएगा। ठीक है ना, और सरताज का इलाज रीस्टेटेड लिखा हुआ था ऊपर हमने, ठीक है ना। अच्छा लो भाई, रीस्टेटेड क्यों, इधर देखो, इसको जो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट गई होगी पिछले साल, उसमें 85 का प्रॉफिट था।
आज आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भेज रहे हैं तो उसमें आप कंपैरेटिव में 75 लिख रहे हो, तो उसको बताओ रीस्टेटेड है, और आगे बताओगे जाहिर है आप नोट के अंदर जाके, ठीक है, ओके। क्योंकि 17 ड्राफ्ट है तो इसका प्रॉफिट 65 था, आपने 61 दे भी दिया, उसको क्या पता 65 था पहले, इसलिए इसके ऊपर रीस्टेटेड नहीं लिखते थे। हर रोज वही बातें दोबारा दोबारा हम कर रहे होते, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आता है जी, अब सॉरी बैलेंस शीट बन रही थी, बल्कि बन गई है, 15 का बता दो। 677.56, लेकिन रीस्टेटेड लिखना मत भूलना। उसकी वजह ये देखो, उसकी वजह ये है कि जो 30 जून 15 को उसको बैलेंस शीट गई है उसमें 650 के पीपी नजर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 16 में 630.70, 630.37 अच्छा 630.37, लेकिन इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, रीस्टेटेड लिखना पड़ेगा, क्योंकि 16 के साल में जो रिटेन अर्निंग उसको गई हुई है वो पीपी जो गया वो 612 है, आप 630 बता रहे हैं। हाँ 17 के साल में रिलैक्स रहे, 714.63, इसके ऊपर रीस्टेटेड लिखने की जरूरत नहीं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स, कोई टेंशन की बात नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स डायरेक्ट बनाई तो थी आपने, वो जो आपने स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी डायरेक्ट बनाई थी उसमें क्या था, ओपनिंग में प्रॉफिट की एडजस्टमेंट ही तो थी, ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं है, आपने ये क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स पकड़नी है 180 जो लिख चुके हैं आप, ठीक है। और इसमें देखना है, देखो मेरी बात सुनो, सादा सी बात है, 15 के साल की गलतियों को 15 की रिटेन्ड अर्निंग में सही करना है या नहीं करना। अब रिटेन्ड अर्निंग में क्या जाना है, पीपीई के इम्पैक्ट में जाना है, एसेट्स लायबिलिटीज में जाना है, नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स में एसेट्स लायबिलिटीज के इम्पैक्ट में नहीं जाना, रिटेन्ड अर्निंग में हमने डालने हैं इनकम एक्सपेंसेस के इफेक्ट को, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारे पास इस 15 के साल का है नहीं। मैंने माना कि यहां से आप प्रॉफिट उठा सकते हो, लेकिन चूंकि रिटेन्ड अर्निंग्स बना नहीं रहे इसलिए हर इम्पैक्ट को डायरेक्ट लेना भी सीख ही लेते हैं। हो सकता है कभी प्रॉफिट एंड लॉस ना बनवा, डायरेक्टली बैलेंस शीट बनवा दे, फिर क्या ख्याल है, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं 15 के साल में, लेकिन बैलेंस शीट है, रिटेन्ड अर्निंग्स एज ऑन होती हैं आज तक के प्रॉफिट्स, तो रीस्टार्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग बना रहे हैं सवाल के अंदर हम। एक्सपेंस 36.75 से कम हो रहा है, 15 में जो एक एक्सपेंस कम हुआ तो ये प्रॉफिट को, 15 वाले प्रॉफिट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, वेरी गुड, 36.75 से बढ़ा देगा, आगे बढ़ो। और फिर एक एक्सपेंस है जो डेबिट यानी बढ़ रहा है 9.19 से, इस एक्सपेंस का बढ़ना 15 के प्रॉफिट में 15 के साल में एक एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो उससे 15 के प्रॉफिट्स कम होंगे, लेकिन वो प्रॉफिट्स कहां पड़े हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़े हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में -9.19 कर दो, ठीक है, सही है ना। आगे बढ़ते हैं, 16 के साल में आए तो 16 के साल में जाने से पहले हमने क्या किया, क्योंकि बैलेंस शीट बन रही है, रीस्टार्ट करना है, तो पहले एज इट इज 15 आ जाएगा, क्यों, और भाई रिटेन्ड अर्निंग्स तो एज ऑन है ना, जो पिछले साल प्रॉफिट के इंपैक्ट पड़े हैं रिटेन्ड अर्निंग्स पे, वही क्लोजिंग तो ओपनिंग नहीं ना बन गया आपका सही किया हुआ, उसने तो अपना क्लोजिंग ओपनिंग बनाया होगा जिसमें ये इंपैक्ट नहीं होंगे, तो यहां पे भी वही उसूल है जो ऊपर उसूल है, बैलेंस शीट के हर आइटम के अंदर हमने रीस्टार्ट ही करना होगा। अब ये तो असर आ गया वही 15 का, ये देखें ये 15 था, ये 15 आ गया, अब 16 की बात करते हैं। अब 16 में आए, 16 में क्या हुआ जी, एक्सपेंस 9.19 से बढ़ गया, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देगा 9.19 से, ठीक हो गया। अब जब 17 में जाओगे तो ये सारा जी ये 16 है, तो पहले 16 को लिखो, फिर जा सवाल के अंदर साल को देखना ही बाद में, बैलेंस शीट करते हुए हमने रीस्टार्ट करना है चूंकि, तो पहले हम क्या करेंगे, सारे का सारा पुराने वाला लिख देंगे। सही लिख दिया मैंने, सही है ना, अच्छा, बराबर नहीं तो आ रहा मैं इसलिए कहा। अब आओ 17 में एक एक्सपेंस 9.19 से बढ़ गया, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देगा, और फिर एक एक्सपेंस कम हो गया, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को
बढ़ा देगा। ठीक है जी, 5.45। तो मेरे ख्याल में तो कहानी खत्म हो गई है। लो भाई, रिटेन्ड अर्निंग्स 207.56, लेकिन ऊपर रीस्टेटेड लिखा हुआ है। क्यों? इधर देखो, जो आप दिखा रहे थे रिटेन्ड अर्निंग्स, उसको जो भेजी हुई हैं वो 180 की थी, बदल गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट 258.37, नेक्स्ट 289.63। ठीक है भाई। यस सर। अब भाई क्या हो गया, क्या होगा? नोट आएगा। नोट अब कहाँ बनाए? चलो आ जाएगा, चलो ट्राई मारते हैं। आपको पता है क्या, ऊपर चीजें आपने नहीं लिखी हुई वो लिख लेनी है। ये है मार्वलस लिमिटेड। इधर देखें, अपने सोल्यूशन के ऊपर आपने यूं लिखना है मार्वलस, हर एक के ऊपर नंबर मिलते हैं इसके। मार्वलस लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सट्रैक्ट्स, और नीचे फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, फिर 17 और 16। ऐसे ही यहाँ पे भी लिखना है आपने। ओके, ऐसे ही यहाँ पे भी लिखना है आपने। ये लाजमी लिखिएगा, लाजमी लिखिएगा, लाजमी लिखिएगा, तीनों के ऊपर सब कुछ। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ नोट। ठीक है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट नंबर, कभी 8 भी लिख लिया करो, 9, 7, 15। जी क्या है जी? एरर करेक्शन नोट है, करेक्शन ऑफ एरर। और ये अंग्रेजी आवाज तो मैं नहीं लिखवा रहा, ये आपने लिखवा दी ना भाई दोनों सवालों के अंदर एक एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? ये एज इट इज पॉइंट उठा के लिख दोगे। ML एज इनकरेक्टली चार्ज इतने, एज मेंटेनेंस कॉस्ट, बस कहानी खत्म। तो अंग्रेजी लिख दोगे। शुरू स्टार्ट करें तो मैं, इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट ML हैज, बोलो बोलो जरा ताकि थोड़ा, हैज इनकरेक्टली, इधर देखो, चार्ज डॉट डॉट, अगली कहानी पर्चे में डॉट डॉट ना लिखाना खुदारा। ठीक है, ये सारी कहानी पर्चे लिखने के बाद क्या लिखते थे आगे? इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी या करेक्शन? हाँ जी, इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज फॉलोज। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आइटम्स affecting statement of comprehensive income। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम कितने साल की बनेगी भाई? बोलो बोलो बोलो। 2 साल की होती है ना, 2017 और 16। ठीक है, लेकिन चूंकि ये करेक्शन ऑफ एरर नोट है, इसलिए 17 के साल को बनाना ही नहीं है। ठीक है, ये आपको याद करवाने के लिए काटा हुआ है। पर्चे में एरर करेक्शन नोट हो तो 17 के साल में खड़े हो तो सिर्फ 16 की। ये इसलिए याद कराया क्योंकि पहले ऊपर तो सारा काम वैसे ही करके आए थे, बस नोट के अंदर आगे ना पॉलिसी चेंज हो तो फिर 17 को भी प्रेजेंट। अच्छा जी, माजरत, जरा एक ब्रेक लगवाई गई बैटरी की वजह से। अच्छा, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो बल्कि यूं लिख देता हूं, 30 जून 17 और 30 जून 16। ठीक है, तो ये हम कर चुके थे। अगर मैं कह रहा था आप लोगों की इजाजत हो तो मैं आइटम्स अफेक्टिंग SOFPs के बाद आता है, लेकिन जगह नहीं है, इस तरफ लिख दूं? आप लोग तो तरतीब से ही लिखेंगे ना।
आइटम्स अफेक्टिंग SOFP पूरा लिखना है आपने परिचय। अब इधर देखें, ये अब बैलेंस शीट 3 साल की बनती है, बोलो। यस सर। 30 जून 17, 16, 30 जून 16 30 जून 15, और 30 जून 15। 15। ठीक है जी। लेकिन चूंकि एरर करेक्शन नोट है तो इसलिए 17 नहीं बनाना आपने, 16 और 15 बना देना। करें शुरू, चलो। हाँ जी, अपनी रेक्टिफाइंग एंट्रीज में देखो, मेंटेनेंस एक्सपेंस इंपैक्ट पड़ रहा है, पड़ रहा नहीं पड़ रहा? मेंटेनेंस इंक्रीज डिक्रीज की जगह नहीं छोड़ी, ठहर जो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। मेंटेनेंस एक्सपेंस है, चलो देखते हैं भाई। सिर्फ 16 को देखना है, सुकून हो गया। और इनकम स्टेटमेंट बनाते हो 16 के साल में सिर्फ 16 को ही देखोगे। हाँ भाई, तो 16 के साल में तो मेंटेनेंस एक्सपेंस हिट हो ही नहीं रहा, पुरसुकून जिंदगी, काट दो। ठीक है, ओके। फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ये तो है भाई सर 16 में। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 9.19 से डेबिट हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितने से? 9.19 से। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद दूसरी चीज जो हिट हो गई थी 16 के साल में, वो है 16 के साल का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर के लिए प्रॉफिट लॉस देखने की जरूरत नहीं, हम हर चीज ही एंट्रीज से बनाते हैं। ये सारा सवाल हमारे कदमों पे, सवाल अपने कदमों पे, हमारे कदम अपने कदमों पे जो खड़ा हुआ है वो इन्हीं एंट्रीज की बुनियाद पे खड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो हम हर चीज के लिए इन्हीं एंट्रीज को ही देखते हैं, क्योंकि देखो ना, पता नहीं कौन सी चीज मंगवा ले। पर्चे में हमसे कहे इनकम स्टेटमेंट बना दो तो भी हम एंट्री से देख के बनाएंगे, कहे सिर्फ बैलेंस शीट बना दो इसी से देख के बना रहे हैं, कहे सिर्फ नोट बना दो तो भी एंट्री से देख के बना रहे हैं। किसी चीज की मोहताजी नहीं लेनी यहां से। ठीक हो गया? चलो, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर के लिए हम 16 के साल में इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो 16 को ही देखेंगे ना। ठीक है, तो 16 के साल में एक एक्सपेंस 9.19 से बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देगा, कितने से? 9.19 से। तो डिक्रीज इन प्रॉफिट है 9.19। ठीक हो गया जी। आगे आते हैं जी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के अंदर एक तो हमारा पीपीई पे इंपैक्ट पड़ रहा है और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग्स है। पीपीई सिंपल, 15 के साल में सिर्फ 15 को देखेंगे, 16 के साल में 15 और 16 को देखेंगे, 17 का साल बनाना ही नहीं है, जिंदगी आसान। ठीक है, तो 15 के साल में आप आए, आपने देखा पीपीई 36.75 से बढ़ रहा है और 9.19 से कम हो रहा है। पीपीई 36.75 से बढ़ रहा है प्लस और 9.19 से कम हो रहा है। तो नेट में बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो फिर कितने से बढ़ रहा है वैसे? 27 गायब हो गया जरा थोड़ा सा। 27.56 से पीपीई में क्या आ गया? इंक्रीज। ठीक है जी। 16 के साल में जाएंगे तो 16 के साल के अंदर 15 को भी देखना है और 16 को भी देखना है। तो 16 के साल में भी पीपी 9.19 से कम हो रहा है जी। तो थोड़ा सा नीचे करके वर्किंग कर लेते हैं अब। प्लस 36.75 पहले लिखा, 9.19 लिखा, ये तो हो गया पिछला साल 15। अब 16 में भी 9.19 से ये कम हो रहा है, तो नेट में 18.37 से इंक्रीज आ गया। अच्छा सर चेक तो करें, वैसे ही चेक तो करें। 30 जून 16 में जो उसको भेजा था उसमें पीपी 612 पे नजर आ रहा था। ठीक है, अब हमने जो बनाकर दिया है उसमें पीपी 630 पे नजर आ रहा है। दोनों का फर्क कितना है? 612 630 का 18.37। तो सही तो जा रहे हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट।
नेक्स्ट थिंग इज रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या चीज जी? और रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए भी मैंने मुश्किल वाला तरीका आपको सिखाया होगा। आसान तरीका तो पता है क्या है? आसान तरीका तो ये है, आपने 207.56 निकाली रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। सवाल में गिवन है 180, तो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स 180 से बढ़ के 207.56 होगी। कितना फर्क पड़ता है? 37.56, ठीक है। लेकिन मैंने आपको मुश्किल वाला तरीका सिखाया हुआ है। वो मुश्किल तरीका क्या है जी? कैपिटल बराबर होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के, ठीक है। तो हम इधर आए, हमने देखा कि एसेट ही है, कौन सा साल है? 15 का साल है, 15 का साल है। एसेट ही है और एसेट 36.75 से बढ़ रहा है और 9.19 से कम हो रहा है। तो नेट में बताओ एसेट 27 पॉइंट 5 बढ़ रहा है, तो प्लस 27.56 और लायबिलिटी का नामो निशान ही कोई नहीं है, तो जीरो कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे पास फिर आंसर क्या आ गया? सी है ही क्या? 27.56, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स में इंक्रीज है 27.56 से। ठीक है जी। अगले साल में गए तो अगले साल के अंदर C इज इक्वल टू अब 16 तक देखना है, इकट्ठा ही देखना है। तो ये आपने बताया था कि 27 पॉइंट कितना? 27.56 से पीपी ही बढ़ रहा था, 9.19 से कम हो रहा है। तो नेट करके बताओ 18.37 से बढ़ रहा है अभी भी पीपीई, और लायबिलिटीज हैं कोई नहीं। तो यही हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स का चेंज आ गया और ये पॉजिटिव चेंज है 18.37। सवाल की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पूरी हो जाती है, नोट कीजिए जहां तक खुद, वहीं में रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद भाई अगली चीज जो एक एडिशनल चीज है वो है चेंज इन पॉलिसी का नोट। और आज इसमें ना असल में रेजिडुअल वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। इस सवाल में रेजिडुअल वैल्यू है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये भी बना ही लें एक बार। रिक्वायर्ड नहीं है सवाल में, लेकिन चलो नोट नंबर 9 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, चेंज इन एस्टीमेट। और इसके आगे इसमें अंग्रेजी क्या लिखोगे? ये वाली, इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सपेक्टेड पैटर्न, ठीक है ना। इन व्यू ऑफ चेंज इन, अंग्रेजी लिख के सारी अंग्रेजियां मार लोगे, ठीक है ना, मार लोगे। चेंज एस्टीमेट बताना है ना। उसके बाद आप आगे लिखोगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट इज एज फॉलोज। और अगली बात आपको पता है, हमने दो ही चीजें बतानी होती थी। एक होता था जी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है इन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, इन प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर, एक ये फिगर चाहिए होती है हमें। और फिर उसी तरह से इन प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूचर ईयर्स, ठीक है जी।
तो इसके लिए हम एक वर्किंग किया करते थे। अब वर्किंग नंबर 3 का नंबर बन रहा है तो यहाँ मैं वर्किंग 3 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि आपने करंट ईयर तो बहुत आसान है। करंट ईयर में आपने क्या करना है, आपने ये देख लेना है, इधर देखो। करंट ईयर में डेप्रीसिएशन जो गलत थी वो 15.95 थी ना, 9.5 बोलो, और सही है 10.5। तो जो हमने सही किया है तो करंट ईयर के अंदर डेप्रीसिएशन 5.45 से क्या हुई है, कम। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस करंट ईयर में डेप्रीसिएशन कम हुई है 5.45 से, जिस वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा 5.45 से, ठीक है। तो वहां पे ऊपर हम लिख देंगे इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर 5.45, ठीक है। अच्छा, अब जब बारी आती है ना फ्यूचर ईयर्स की, तो ये तो एज इट इज आना ही आना है, ये तो पहले से ही सिखा दिया था। डेप्रीसिएशन बढ़ा लो 5.45 से और प्रॉफिट्स को कम कर लो। 5.4। लेकिन ना पहले सवालों के अंदर जो था वो रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी आती। अब रेजिडुअल वैल्यू 2 रुपए की जो आ रही है, चेक करना है तो कर लो, चेक करना है तो कर लो। रेजिडुअल वैल्यू जो 2 रुपए की आ रही है, ये रेजिडुअल वैल्यू की वजह से फ्यूचर की डेप्रिसिएशन चेंज होनी है या नहीं होनी है। अच्छा, अब एक मसला है। मसला ये है कि आप इसको यहीं पे रोकें, ठीक है, इसको यहीं पे रोक दें सवाल को। ये क्यों कह रहा हूं, सोचने की बात यह है कि क्या रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आया है? नहीं, रेजिडुअल वैल्यू में चेंज नहीं आया। मतलब ये जहन तो बना लेना पहले कि अगर रेजिडुअल वैल्यू बदल जाती तो उसकी वजह से भी डेफिसिट में तो फ्यूचर में चेंज आना था या नहीं आना था, ठीक है ना। तो फिर हम उसको भी यहां पर कंसीडर करते हैं। अब मसला क्या है, मसला ये कि वो 16 रुपए की रेजिडुअल वैल्यू पहले 27.5 का रेट निकालने के लिए इस्तेमाल हुई थी, और वही 16 की रेजिडुअल वैल्यू अब भी यूज हो रही है। इसका मतलब अभी भी हमारा नोट वही का वही बन गया। मैं ट्राई करूंगा कोई और ऐसा सवाल मिल जाए जिसमें रेजिडुअल वैल्यू बदले, ताकि हम उसका इंपैक्ट यहां पर लेकर आए, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलो, बाहर सुकून जिंदगी के अंदर इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर है 5.45 और डिक्रीज इन प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूचर ईयर्स। अच्छा है ना, ये तो पक्का होता जाए, ठीक हो गया जी। ये फरमाइशी नोट था। ये चेंज इन एस्टीमेट का नोट क्या है जी? फरमाइशी। बाकी ये रिक्वायरमेंट थी, ओके, ये भी रिक्वायरमेंट थी और ये भी रिक्वायरमेंट। डन हो गया? तो अब काफी पक्का होगा ये टॉपिक मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ, चेंज इन पॉलिसी का नोट बनाना है अभी हमने मोहानी वाले सवाल में। नहीं, मोहानी वाला सवाल ही था ना, चेंज इन पॉलिसी 5 से आपको में गए थे। हाँ, तो चले ठीक है, आपको मोहानी वाला सवाल हैंडआउट में मिला हुआ है, उसका आपने सवाल भी किया हुआ है। तो अपना होमवर्क लिखना शुरू करें। अब होमवर्क लिखना शुरू करें। क्लास वर्क मैंने क्या करवाया आपको जी? मार्वलस लिमिटेड, ठीक है जी। मार्वलस लिमिटेड सिर्फ सवाल किया हमने। हाँ, इसमें एक एडिशनल हमने स्टेटमेंट ये चेंज इन एस्टीमेट का भी नोट बना दिया था। अच्छा, उसके बाद होमवर्क के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी? मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड वाला जो सवाल है, उसके अंदर सवाल मैंने आपको करा दिया था। आपने क्या करना है, कल मैं फिर बनवाऊंगा। प्रिपेयर चेंज इन पॉलिसी नोट, प्रिपेयर चेंज इन पॉलिसी नोट, ठीक है जी। उसके बाद एक सवाल और आपके हैंडआउट्स के अंदर होगा। अच्छा, ये देखें, पास पेपर के अंदर एक सवाल है डैफोडिल लिमिटेड। ये आपको टेस्ट में दे दिया था, आपने ये कर लिया था, हमने डिस्कस भी कर लिया होगा, ठीक है। तो इसलिए 3 सवाल हैं पास पेपर के इस टॉपिक में हमारी किताब में जो होंगे, वो तीनों हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। मतलब एक कर चुके हैं, 2 भी आप होमवर्क में कर लेंगे। अच्छा, आईके क्वेश्चन बैंक की अगर बात करें तो आईके क्वेश्चन बैंक में ये कोल लिमिटेड वाला सवाल है, इसके अंदर रीवैल्यूएशन के अंदर गड़बड़ है। ये इंशाल्लाह मैं कल खुद करवाऊंगा आपको, ठीक है।
मैंने आपको मार्वलस वाला सवाल करवा दिया, ठीक है जी। उसके बाद आसिफ इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये सवाल आपके हैंडआउट्स के अंदर होगा, ठीक है जी, जो मैं अभी आपको दे दूंगा ना। आसिफ आज शाम तक आ जाएंगे, आसिफ इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है जी। ये सवाल भी आसान है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। एक नजर डाल के देखें, उसने पीपी दे दिया, स्टोर स्पेयर दे दिए, रिटेन अर्निंग्स दे दी, नेट प्रॉफिट दे दिया। आगे कहता है कि जी असल में ना पिछले 3 साल में वो भाई साहब जो थे स्टोर स्पेयर्स को क्या करते आ रहे थे, एक्सपेंस आउट करते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये पॉलिसी जो है ना हमारी, ये सही नहीं है, और जिनकी भी लाइफ गालिबन 1 साल से ज्यादा है हम उनको कैपिटलाइज करेंगे। तो उसने पिछले 3 साल में फिर बताया आपको, ठीक है, कि पिछले 3 साल के अंदर ये देखो स्टोर स्पेयर्स कितने थे, 73, 80 और 70, ठीक है। फिर उसने ये कहा कि ये तो स्टोर स्पेयर्स थे ही, लेकिन ये वो पार्ट्स हैं जिनकी लाइफ 1 साल से गालिबन ज्यादा थी। तो बेसिकली ये एडिशन पिछले 3 साल से रिकॉर्ड करता हुआ लाना है हमने, और उसकी डेप्रिसिएशन को भी देखना है। तो इसको भी ट्राई किया जा सकता है, क्या ख्याल है? किया जा सकता है। इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। ओके, ठीक है। तो एक ये सवाल आपके होमवर्क में होगा। चलें फिलहाल इसको एक को ही रख लें, ठीक है, एक सवाल ही रख लें ये वाला, ठीक है। और थ्योरी भी इंशाल्लाह अब मैं कल ही पढ़ाऊंगा, आज जरा बच्चे भी कल आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने लाजमी आसिफ वाला सवाल भी करके आना है, और ये जो मार्वलस वाला सवाल है, ये मार्वलस सवाल भी दोबारा कर लेना है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट 1 तो खैर 4-5 दफा आप कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसका नोट बना लें ताकि मैं भी इसका नोट कल आके बनवा दूं, ताकि हमारे अच्छे 4 से 5 सवाल इसके तैयार हो जाएं। उसके बाद कोई 1-2 सवाल फिर टेस्ट के अंदर भी मैं दे लूंगा, उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। कल मैं इंशाल्लाह रीवैल्यूएशन इसके अंदर टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हुए और थ्योरी की बात को खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। कल हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, परसों होपफुली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।